बहुत सारे दिग्गज इस बार पश्चिम बंगाल से सियासी रन में हैं। हमारे साथ इस वक्त जो दिग्गज मौजूद हैं उन्हें किसी तारुफ की जरूरत नहीं है। बिहारी बाबू अपने शत्रुघ्न सिन्हा जी, सर बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जैसा कि मैंने स्टार्ट ही किया बिहारी बाबू से, बिहारी बाबू बंगाल में, बिहारी बाबू बंगाल में आए। बंगाल में जिस तरह से आशीर्वाद मिला है यहाँ पे लोगों का, जिस तरह से जीत हासिल करके एक नया रिकॉर्ड कायम कर सके यहाँ पे उपचुनाव में पिछली बार, तो उसके बाद हम बंगाली बाबू बने। बिहारी बाबू से बंगाली बाबू बने, लेकिन सही मायनों में हिंदुस्तानी बाबू थे और हिंदुस्तानी बाबू रहे। तो सर ये अभी देखा जा रहा है, खास करके जो आज की सियासत है उसमें अगर एक राज्य से आप दूसरे राज्य में जाते हैं तो आप पे ये कह दिया जाता है ये बाहर वाले हैं। तो आपको क्या लग रहा है सर, अब राज्य के क्रम में भी कुछ इस तरह का बंटवारा हो रहा है क्या? ममता दीदी ने भी कहा था कभी बाहिरगत हो। देखिए, वैसे तो एक कहावत है कि लव एंड वॉर में और पॉलिटिक्स सियासत में सब कुछ फेयर होता है। माने जो भी आप जितना मौका उठाते हैं, जितना फ़ायदा उठाना चाहते हैं किसी बात का, आप उठाते हैं। मेरे बारे में भी ये कहा गया पिछली बार, और मेरे खिलाफ कहने को कुछ भी नहीं था यहाँ पे। तो फिर ये कहा गया कि सो ये बिहारी बाबू नहीं बल्कि बाहरी बाबू है। तो फिर मैंने एक्सप्लेन किया लोगों को यहाँ पे कि आप बाहरी बाबू कहते हैं। पहले तो भारत का संविधान इस बात की इजाज़त देता है कि देश के किसी जगह आप जाके बस सकते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री, जैसा आपने कहा, वो भी तो गुजरात के बाद आके बनारस से चुनाव लड़े और शायद इस बार भी वहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं। तो मैंने कहा कि ना ही कोई बड़ी बात है ना ही बुरी बात है, ऐसा पहले भी हुआ है, ऐसा आगे भी होगा। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे तो बंगाली सभ्यता से, बंगाली भाषा से, बंगाली खान पान से, यहाँ के कल्चर से, संस्कृति से बहुत प्रेम है, मेरा बहुत लगाव है। आप तो तय थे कि तृणमूल कांग्रेस से आप यहाँ सिटिंग सांसद हैं, आप आएंगे। एक नाम की घोषणा की गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, एक बड़े सितारे के सामने एक भोजपुरी के भी चमकते सितारे को लाया गया। और एक दिन बाद ट्विटर पे खबर आती है, भाई साहब एक ट्वीट करते हैं पवन सिंह जी की, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। तो इसके पीछे क्या देख रहे हैं सर? इसके पीछे क्या कारण है या तो पवन सिंह जी खुद बता सकते हैं। मैं तो उनको मानता हूँ और मैं उनको अच्छे कलाकार के रूप में जानता हूँ। कलाकार हैं, गायक हैं, अच्छे लोगों के बीच से आते हैं। मेरी हमेशा शुभकामना, शुभाशीष उनके साथ है, रही है। और वो आए, 24 घंटे के अंदर में विड्रॉ कर गए। मेरी लोकप्रियता की वजह से किया कि कुछ और कारण से किया। बहरहाल जो भी कारण हो, वो उनका और उनकी पार्टी के अंदर का मामला है। उस पर मुझे कोई टीका टिप्पणी करने का कोई हक नहीं, अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तृणमूल फैमिली सेंट्रिक पार्टी है, यहाँ करप्शन है। इन लोगों ने लेफ्ट का भी नाम लिया, टीएमसी का भी नाम लिया कि इनके काल में बिल्कुल पीछे चलता चला गया, तमाम उद्योग बंद हो गए, बंगाल बर्बाद हो गया टाइप्स। आपको क्या लगता है सर? कि माननीय प्रधानमंत्री और देश के प्रधानमंत्री हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं, वो क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं। उनकी इंटीग्रिटी पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। अब क्या क्या कह जाते हैं, किस लिए कह रहे हैं, कैसे क्या बौखला गए हैं, फ्रस्ट्रेशन है या डर गए हैं इंडिया ब्लॉक या ऑपोजिशन की शक्ति को देखकर और उनकी लहर को देख के कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। अब आपने कहा कि करप्शन की बात की और परिवारवाद की बात की हमारे संदर्भ में और ख़ासकर तृणमूल कांग्रेस के संदर्भ में। मैं 27-28 साल भारतीय जनता पार्टी में रह चुका हूँ कम से कम। मैं अपने बर्तनों को बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ। मैं आपको आज भी कह सकता हूँ, जितना बड़ा परिवारवाद और जितना ज़्यादा परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में है या एनडीए में है, उतना शायद विश्व के किसी पार्टी में नहीं होगा, सबसे ज़्यादा। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा, ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, इसलिए कहा कि विश्वसनीयता खो चुके हैं। दुनिया का अगर सबसे बड़ा घोटाला है, भारत का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है, तो वो माननीय प्रधानमंत्री जी के मुखिया रहते रहते वो जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा है, इलीगल कहा है, वो है चुनावी बॉन्ड का घोटाला, यानी इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला।
और इस घोटाला में जिस तरह सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग किया गया है, चाहे ईडी हो कि सीबीआई हो कि आईटी हो, उनसे डरा धमका कर जिस तरह चंदा लिया गया और फिर चंदा का धंधा किया गया है, चंदा लेके जिस तरह से उनको कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं, 1400 चंदा लिया और 14,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया वगैरह वगैरह। दवाई कंपनी, एक और बात कहने लायक है, कितनी सीरम इंस्टीट्यूट है कि सिप्ला है कि सन फार्मेसी है कि कितने सारे हैं जिनकी दवाइयां मार्केट में आने से पहले फेल हो गई थी, ड्रग टेस्ट में फेल हो गई थी, जो 6-6 7 बार फेल हुई। उन दवाइयों को चंदा भरपूर मिलने के बाद, करोड़ों सैकड़ों हजारों करोड़ चंदा मिलने के बाद उन दवाइयों को पास कर दिया गया कि जहां करप्शन के मामले में इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला ही काफी है इन्हें एक्सपोज करने के लिए जो कर दिया है। अभी तक अडानी अंबानी जो थे वो राहुल गांधी के निशाने पे, अब मोदी जी के निशाने पे गए, कह रहे हैं वहां से ब्लैक मनी एक खास गाड़ी टेम्पो में आके पहुंच रहा है राहुल गांधी के पास। पहले बात देखिए, मैं अडानी और अंबानी दोनों के बारे में मैंने आज तक कोई गलत बात नहीं की, और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैं नहीं कहता वो दोषी हैं, बिल्कुल नहीं। खासकर अडानी जी की बात कर रहा हूँ, मैं नहीं कहूँगा कि दोषी हैं क्योंकि मुझे नहीं पता है पूरा, लेकिन ये भी नहीं कह सकता हूँ कि दोषी नहीं है। इसलिए किसी प्रधानमंत्री जी कहते थे कि या नहीं कहते थे, चुप रह जाते थे, मौनम सुकृति, चुप हो। पार्लियामेंट में इतना बोला गया, एक तो जैसे मणिपुर पे कुछ नहीं बोला, अडानी पे कुछ नहीं बोला, अब तो बोल रहे हैं ना सर, अब तो बोल नहीं रहे। कल बोला और अब लगता है उनकी बोलती बंद हो गई, क्योंकि इमीडिएटली राहुल गांधी ने जो इतना बढ़िया जवाब दिया कि भैया तुम्हारी सरकार है, टेम्पो में माल गया, पहले आपको एक्सपीरियंस है क्या टेम्पो से माल भरने का अपने घर में भेज? हाँ, तो ईडी को आगे ईडी सीबीआई बुलवा लो। दीदी जिनके बारे में आप ममता कहते हैं, आरोप लगता है कि जय श्री राम कहते ही भड़क जाते हैं। देखिए, कुछ तस्वीरें भी आई थी कुछ इस तरह से। अगर ये आपने कहा कि सुन के भड़क जाए, नहीं, जिस तरह से, जिस उद्देश्य से, जिस एजेंडा के तहत कई बार कहा जाएगा, अब मान लीजिए कहीं शोक सभा चल रही हो या कहीं पे कोई अच्छी बात हो, सरकारी सभा हो रही हो, सरकारी वातावरण में आप वहाँ पे, चाहे पार्लियामेंट में कुछ हो रहा है, वहाँ पे आप जय श्री राम के नारे लगाएंगे या कुछ भी और भी कहेंगे, किसी और प्रभु के या किसी और अल्लाह का आप जिक्र करेंगे, हाँ, आप भी उसको अच्छा नहीं मानेंगे। उस वक्त मौके के मुताबिक होना चाहिए। जहाँ तक राम की बात है, राम से किसी का विरोध नहीं। राम तो हमारी आस्था है, राम हमारी देश की भक्ति है, देश की शक्ति है। एक बात और, कई लोग पूछते हैं मुझसे कि फिर लोगों के निमंत्रण पे ऑपोजिशन के बहुत लोग गए क्यों नहीं? आने वाला था सर। हाँ, मैंने अभी कहा अयोध्या में कई लोग, अरे भाई अयोध्या से सबको प्रेम है, लेकिन आप लोगों का एजेंडा फिक्स नहीं करेंगे। आप सरकारीकरण कर रहे हैं किसी मामले को, आप हजारों करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं और उसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, राजनीतिकरण या सरकारीकरण कर रहे हैं, तो अपोजिशन क्यों जाएगा उसमें? राम के नाम पे सियासत होती है, ये आरोप विपक्ष अब भी लगा रहा है कि नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी राम के नाम पे सियासत कर रही है। तो आप जो उस वक्त भी थे और इस दौर में भी देख रहे हैं, तो राम के नाम पे सियासत को आप किस तरह देखते हैं? नहीं, मैंने कहा मैं कोई विशेषज्ञ नहीं, और मैं था, पार्टी में था। मैं तो 27-28 साल भारतीय जनता पार्टी में रह चुका हूँ। धीरे धीरे मुझे जब महसूस हुआ और महसूस होने लगा और हुआ कि ये जो है लोकशाही नहीं रही अब यहाँ पे, अब यहाँ तानाशाही चल रही है पार्टी के अंदर। पार्टी के अंदर हमने देखा है कि लीडरशिप, हमारे दोस्त माननीय प्रधानमंत्री, अब इन्होंने जिस तरह से कुछ काम करना शुरू किया, मैं सिर्फ किसानों के ऊपर काला बिल लाने की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके पहले नोटबंदी इतना खतरनाक किया, किसी से राय मशवरा नहीं, अचानक रात के 8 बजे घोषणा कर दी। तो नोटबंदी से लेके मेरा अपना मानना ये रहा है शुरू से, और यही मेरी ट्रेनिंग भी हुई है कि व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है और पार्टी से बड़ा देश होता है। मुझे भी लगा कि नहीं, अब मेरी खुददारी को, मेरे स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुँच रही है, अब लोकतंत्र बहुत खतरे में दिख रहा है मुझको, अब मैं नहीं रह सकता पार्टी में। और इसलिए ये शेर को चरितार्थ किया हमने कि आबरू पे आँच आए अगर तो टकराना ज़रूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना ज़रूरी है। मोदी जी ने आज से 3-4 महीने पहले कह दिया 400 पार।
दूसरा उन्होंने पूरे देश को मोदी की गारंटी दी कि मोदी की गारंटी है। अब सर इस 400 पार और मोदी की गारंटी, इसे कैसे? देखो, आपके दूसरे सवाल के दूसरे भाग से शुरू करता हूं कि इन्होंने कहा मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी से पहले आपको जो नई गारंटी, पहली बात है मोदी की गारंटी क्या होती है? कोई बीजेपी की गारंटी बोले या भारत सरकार की गारंटी बोले, मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए नई गारंटी लेकर आ रहे हैं। खामोश, नई गारंटी का आएगा भाई? पहले आप इसे शुरू में कहा था, हमने इंटरव्यू साक्षात्कार के शुरू में, कि अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं, इसीलिए नई नई बातें करनी पड़ी। नई नई बातें, अभी अडानी अंबानी का भी जिक्र करना पड़ रहा है, मंगलसूत्र का भी जिक्र करना पड़ रहा है, शमशान कब्रिस्तान का जिक्र करना पड़ रहा है। डर है कि उन्होंने कह दिया है 400 पार। अरे तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड तो देख लीजिए सर, अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। अभी थोड़े दिन पहले आपने कहा था बंगाल में अब की बार 200 पार। 200 पार तो दीदी की हो गई, खुद 75-76 पर लग गए। अभी कर्नाटका में कहा था आपने कि 200 पार करेंगे, कम से कम 200 से ज़्यादा सीटें लेकर आएंगे। 66 सीटें आ गई, 66। कि जिस औसत से वो बात करते हैं उस औसत से ही 200 पार कहा था बंगाल में, तो 75-76 आ गए। अब कि 400 पार कह रहे हैं, तो उसका समझ जाइए 75-76 का डबल कितना होता है। वो 150, 250 से ज़्यादा नहीं आने वाली हैं। 200 भी टच नहीं कर पाएंगे। हमारा पॉलिटिक्स में जो आया मिशन था, जैसे फिल्म हमारा प्रोफेशन रहा, तो पॉलिटिक्स हमारे लिए मिशन रहा, और मैं अपने मिशन में आया हूँ निस्वार्थ भाव से, और इसीलिए शायद कोई एलिगेशन, कोई आरोप मुझ पर नहीं है। तो मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ कि आपने बहुत सारे कुछ कठिन सवाल भी किए, कोई अच्छे सवाल भी किए, कुछ तीखे सवाल भी किए, कुछ चुभते सवाल भी किए। मैं आपका और एबीपी का आभारी हूँ कि बहुत बढ़िया से आपने पेश किया। लेकिन मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि जिस तरह से मैं अपनी बातों को पोलाइटली बट फॉर्मली रखा है आपके सामने में, शायद आप और आपके दर्शक इस बात की सराहना करेंगे।